सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकुलेटिंग द आर्टिकल सीरीज़। आज हम बात करेंगे रिसेंटली जो लोकसभा इलेक्शंस ओवर हुए हैं उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीमेन इन द इनकमिंग लोकसभा, और कैसे ये प्रीवियसली लोकसभाओं से डिफरेंट है और क्या ट्रेंड्स बन रहे हैं। चलिए, तो इस बार जो लोकसभा आई है करीब 74 वीमेन एमपीज़ आर सेलेक्टेड, जो रिग्रेटेबली 4 वीमेन कम हैं जो पिछली लोकसभा में आए थे। देयर वर 78 इन 2019, और ओवरऑल परसेंटेज लोकसभा में करीब 13.63% है, जो कि 33% रिजर्वेशन के लिए हमने जो एक बिल पास किया है, दैट इज़ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उससे काफ़ी कम है, जिसमें हम 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं, राइट। तो स्टिल द सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड। तो ये 1952 में स्थिति थी, तब तो बहुत ही कम थे, अराउंड 4 to 5% वीमेन वर देयर, और 2019 में मैक्सिमम था। सो अगर हम ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर्स की बात करें, ओवर द ईयर्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन द लोकसभा, तो सबसे कम तो लोक एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस था, पर ये ग्रेजुअली ग्रो हुआ, फिर ये कम हुआ, स्पेशली एरोनिकली द टाइम व्हेन द इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, एंड देन इट स्टेडली ग्रो हुआ, फिर ये 2004 में कम हुआ। तो ऐसा नहीं कि कोई ट्रेंड है, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, कोई लीनियर ट्रेंड नहीं है इसका। एंड देन फिर इंक्रीज हुआ, एंड देन अगेन इस बार की लोकसभा में कम हो गया। सो नॉट अ वेरी गुड, वेरी प्रोग्रेसिव इमेज नहीं शो करता है ये, दैट वीमेन आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स। इसको हम डिस्कस करते हैं। सो अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, सो इन मेनी ऑफ द स्टेट्स कई सारी चीफ मिनिस्टर्स अभी भी वीमेन नहीं बनी हैं। फॉर एग्जांपल जो फेमस चीफ मिनिस्टर्स हैं, ममता बनर्जी, शीला दीक्षित, जयललिता, राबड़ी देवी इन बिहार। सो देयर हैव बीन चीफ मिनिस्टर्स इन सम ऑफ द स्टेट्स बट नॉट इन ऑल द स्टेट्स। एंड देन अगर हम विमेन इन द लोअर हाउस कंपेयर करें विद इन द सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो, तो भी इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। सो नेपाल यू कैन सी 33%, बांग्लादेश 21%, पाकिस्तान 20%, वी आर 15%। अगर अभी रिसेंट फिगर से देखा जाए तो अराउंड इतना 13.60%। सो नॉट अ वेरी गुड नंबर्स सो एज टू से। अगर हम वर्ल्ड ओवर बात करें तो रवांडा एक अफ्रीकन कंट्रीज़ है, दैट इज़ एन एग्जाम्पलरी, जो 61% उनकी पार्लियामेंट में है। देन क्यूबा एंड सम कंट्रीज आर देयर। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में, दैट इज़ अ गुड कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो जैसे फ्रांस 37%, यूके 35%, जर्मनी 35%। सो इट्स अ गुड मैट्रिक्स टू शो, बिकॉज नाउ ऐसा क्यों? क्योंकि वी वॉन्ट टू compete at the global stage. We want to show that we are a democracy, and we give equal rights to all the sections of the society. And one of the most important section of the society are women, because they represent 50% of the population. Hence their participation in the democracy, and on the most importantly in the political लीडरशिप पोजीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम ये भी देखेंगे कि ऐसा ज़रूरी क्यों है, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो दैट वीमेन फॉर्म्स इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, राइट। सो यहाँ पे भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ना। ओवर द ईयर्स जेंडर कंपोजिशन हैज़ जनरल ट्रेंड्स इंक्रीज हुआ है, पर इट्स नॉट अ लीनियर ट्रेंड, जो मैंने डिस्कस किया। एंड मेनी ऑफ द कंट्रीज़ में हम अभी पीछे हैं, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस। पार्टी वाइज अगर बात की जाए विद इन द पार्टी ऑल्सो, तो विक्ट्री में बीजेपी की 31 एमपीज़ हैं, कांग्रेस की 13 एमपीज़ हैं, टीएमसी 11 एमपीज़ हैं, एसपी टीएमसी हैज़ अ गुड परसेंटेज ऑफ विमेन एज एन टोटल एमपीज़ में। जैसे उनके अराउंड 28 एमपी सेलेक्ट हुए हैं, तो आउट ऑफ 28 दे हैव 11 विमेन, तो फिर भी उनका परसेंटेज ठीक है। बट मेनी ऑफ द पार्टीज नीड्स टू वर्क अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस 13 है, अराउंड 100 एमपी सेलेक्ट हुए हैं, तो ओनली 13%। बीजेपी का भी उतना ही है। सो इट्स नॉट अ गुड नंबर। एंड वो डिपेंड कहाँ से करता है, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग द टिकट्स। अगर आप टिकट ही नहीं दोगे तो वो इलेक्ट कैसे होंगी? तो सबसे बड़ी चीज़ इलेक्शन की नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, है ना। सो इन 2024 लोकसभा एमपीज हमने देखा बीजेपी लीड्स द लिस्ट, ऑब्वियसली उनके सबसे ज़्यादा वो हैं।
हाईएस्ट प्रोपोर्शन टीएमसी का है, अराउंड 38% ऑफ द एमपीज आर वीमेन, एंड मतलब उनकी लीड को लेना चाहिए वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की। कुछ यंगर फेसेस भी हैं। ओवरऑल लोकसभा की जो एवरेज एज है वो अराउंड 56 है, और वीमेन जो एवरेज आई हैं वो 50 हैं एज वाइज, तो यंगर वीमेन है। फॉर एग्जांपल प्रियंका जरखोली यंगेस्ट ट्राइबल वीमेन है जो एक अनरिजर्व्ड सीट से लड़ी हैं। पहले एसटी के सीट रिजर्व होते हैं, पर अनरिजर्व सीट से लड़ी और जीती हैं। और ओवरऑल द न्यू एमपीज आर मेनी, सो 43 आउट ऑफ 74, 43 आर द न्यू एमपीज जो फर्स्ट टाइम एमपी हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द वीमेन ऑल्सो गेट द रिटेनेबिलिटी, एज इन जो एक बार एमपी बनी है देन दे अगेन गेट द चांस टू हैव द टिकट एंड दे विन इफ दे विन। तो टिकट मिलना सेकेंड टाइम बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो 5 साल पार्लियामेंट में रहेंगी, उनके अंदर जो लीडरशिप होती है वो या फिर जो स्किल सेट होता है वो क्रीप इन नहीं हो पाता केवल एक टर्म में। ये समस्या आती है पंचायती लेवल इलेक्शन पे भी, कि जब प्रधान तो वो बना देते हैं, पर जब वो कोटा फिर से वो जैसे साइकिल होता है कि कुछ सीट्स रिजर्व हैं वीमेन के लिए, है ना, कुछ सीट रिजर्व है वीमेन के लिए, और जब अगली साइकिल 5 साल की साइकिल आएगी तो ये नेक्स्ट वाली सीटें रिजर्व होंगी। तो जो यहाँ की सीटें रिजर्व होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो फ्री हो जाती हैं सबके लिए। तो क्या होता है कि एक वीमेन केवल 5 साल के लिए अगर प्रधान रही, एक्चुअल में उसने प्रधानी की, देन क्या होता है कि उसके अंदर जो लीडरशिप है या प्रधानी, तो वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, देन शी कैन नॉट डेवलप हर स्किल सेट, हर कैपेसिटी बिल्डिंग डज नॉट हैपन, और उसके हिसाब से वो एक्शंस भी नहीं ले पाती। और इसी केस में फिनोमेना आता है सरपंच पति का भी, कि भाई जब उनको पता है कि कल 5 साल के लिए महिला सीट रहनी है, तो वो कहते हैं कि भाई हम ही हस्बैंड थे, हम सरपंच थे, हमारी वाइफ खड़ी हो गई, फिर वो सीट हटी तो फिर वो सरपंच बन गए। सो what is required that women keep on getting not only one term but also keep on getting the, at least in the Lok Sabha की बात की जाए तो keep on getting the opportunity. This is also important from the perspective of the recent जो act pass हुआ है 33% reservation in the Lok Sabha also. वही मैं बात कर रहा था कि टिकट मिलने की, तो अगर कैंडिडेट लेवल पे ही बात की जाए, अगर कैंडिडेट लेवल पे ही पैरिटी होगी तभी तो एमपीज बनेंगे, उसमें पैरिटी होगी। और कैंडिडेट लेवल पे तो इट इज़ ऑल अबाउट द पार्टीज़, है ना, पार्टीज़ की बात है। तो अराउंड 8,360 कैंडिडेट जो खड़े हुए उसमें करीब 10% वीमेन थी, तो अराउंड 830 वीमेन फॉर द इलेक्शन, तो दैट्स ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड नंबर। तो वीमेन अगर इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगी, सो उस हिसाब से देखा जाए तो 10% लड़ी बट 13% जीती, बट द वीमेन कैंडिडेचर हैज़ टू इंक्रीज, एंड हेंस it is important that the political parties are the main stakeholder. ये मेन स्टेक होल्डर हैं अगर विमेन पार्टिसिपेशन हमें बढ़ाना है। अब तो लीगली मैंडेट हो गया 33% का, सो मतलब दिस इज व्हाट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाई इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनली, तो एक होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंडेक्स लेकर आता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जहाँ पे क्या करते हैं कि जेंडर गैप कितना है मेल फीमेल के बीच में पर कंट्री वाइज। इट्स अ गुड पैरामीटर टू जज अ कंट्रीज प्रोग्रेस ऑन दी विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स। अगर विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो एक ये हमें एम्पेरिकल डेटा देता है और कंपेरेटिव चार्ट एनालिसिस भी देता है कि एक कंट्री कैसा कर रही है। इसके इन्होंने 4 पैरामीटर बनाए हैं। तो एजुकेशन पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसा है, देन एजुकेशनल अटेनमेंट की क्या स्थिति है, देन हेल्थ एंड सर्वाइवल की क्या स्थिति है, फॉर एग्जांपल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, एनीमिया की स्थिति क्या है, न्यूट्रिशन की स्थिति क्या है, एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड लास्टली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। सो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी वन ऑफ द 4 पिलर्स है अपने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो 2023 में ये रिपोर्ट आई थी जून में। सो इंडिया की रैंक 127 थी। तो 127 का अगर हम ब्रेकअप देखें चारों पैरामीटर्स पे, तो फर्स्ट पैरामीटर जो है हमारा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, फर्स्ट पैरामीटर, वहाँ पे हमारी रैंक 142 है। दैट गोज़ टू शो कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप या विमेन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी अभी नहीं हैं। अच्छा, पहले हमारी रैंक 135 थी, तो थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है।
बट फिर भी 127th इज़ नॉट अ वेरी गुड रैंक. तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा नहीं है. देन यू कैन सी एजुकेशन अटेनमेंट, यहाँ पे हमारी रैंक काफ़ी अच्छी है 426. इसके पीछे मेनली जो रीजंस हैं वो क्या हैं, मैं तो बहुत ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, किसी और दिन हमारा RTE राइट टू एजुकेशन, हमारा कायाकल्प अभियान चला, स्कूलों की स्थिति अच्छी की गई, एंड सो मेनी वीमेन सेंट्रिक, जैसे बच्चियों का जो स्कूल पार्टिसिपेशन को लेके काफ़ी इनिशिएटिव चलाए गए, स्कूल चलो अभियान एंड सो मेनी स्कीम्स सो दैट वीमेन पार्टिसिपेशन इन द स्कूल्स. मिड डे मील फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल मिड डे मील. तो इनकी वजह से एजुकेशन अटेनमेंट इंक्रीज हुआ. तो यहाँ पे वी हैव डन फेयरली गुड, यहाँ पे वी हैव डन फेयरली गुड. देन हमारा हेल्थ एंड सर्वाइवल स्टिल अ वेरी पुअर पोजीशन हेयर, हेल्थ एंड सर्वाइवल में, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूट्रिशन और एनीमिया के केसेस अभी भी काफ़ी पुअर हैं. एंड द फोर्थ पैरामीटर इज दैट इज, अब 2 पैरामीटर ख़राब हैं, ये फोर्थ पैरामीटर 59th है, मतलब दैट इज़ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. तो यहाँ इसके हिसाब से तो सिचुएशन अच्छी है, पर इंटरेस्टिंगली ये सिचुएशन अच्छी क्यों है, अगर हम इसके ब्रेकअप को देखें, इसके भी 3 ब्रेकअप हैं, 1 2 3. तो अगर इसका पहला ब्रेकअप देखिए, विमेन इन पार्लियामेंट, विमेन पार्लियामेंट हमें पता है कि बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे हमारी रैंक 117 है. एवरेज आउट होता है, जैसे कि इन चारों रैंकों का एवरेज आउट निकाला गया, तो इनका एवरेज निकल के आया 127 रैंक, समझिएगा. उसी तरीके से ये भी कुछ चीज़ों का एवरेज है पैरामीटर्स का, जिस पे ये बने हैं. तो इसमें पहला पैरामीटर तो हमारा बहुत अच्छा नहीं है, विमेन इन पार्लियामेंट. दूसरा, विमेन इन मिनिस्टीरियल पोस्ट, ये भी बहुत अच्छा नहीं है, विमेन इन मिनिस्टीरियल पोस्ट भी कम है, 132 सेकंड रैंक है. पर हमारी 10th रैंक है विमेन और मेल एज द हेड ऑफ स्टेट इन द लास्ट 50 ईयर्स. इन द लास्ट 50 ईयर्स विमेन एज अ हेड ऑफ स्टेट. नाउ इंडिया विमेन एज अ हेड ऑफ स्टेट वॉज इंदिरा गांधी, समझिए इसको. 1980s तक रही, तो ये 2030 तक हमें ये रैंकिंग तो ठीक देगा, बट जैसे ही 2030 क्रॉस करेगा ये गड़बड़ा जाएगा. क्यों? क्योंकि अभी भी ये इंदिरा गांधी को ही कंसीडर कर रहा है. आप इसको देखिए, इन द लास्ट 50 ईयर्स, और उसकी वजह से हमारी 10th रैंक है. सो ये जो नंबर है 59, दैट इज़ नॉट अ राइट नंबर, दैट इज़ अ रॉन्ग नंबर. मतलब कि अभी हमारी कोई हेड ऑफ स्टेट तो रही नहीं विमेन. अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, हम उसकी बात नहीं कर रहे, प्रेसिडेंशियल पोस्ट की बात नहीं कर रहे. सो हेंस इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारा जो 2030 के बाद जब ये रैंकिंग बनेगी तो बहुत ही पुअर हो जाएगी, बिकॉज हमारा ये जो पैरामीटर, जो अच्छा पैरामीटर है, ये भी पुअर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो 3rd पैरामीटर है इसमें हम पीछे हो जाएंगे. तो कहने की बात ये है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी इंडियाज पोजीशन इज़ नॉट गुड. तो जहाँ पे हमें वी नीड टू डू बेटर, ठीक है. और वो बेटर कैसे होगा, जो हमने अभी नारी वंदन अधिनियम लाए हैं और उसके बाद जो उसका फॉलोअप होता है. अगर हम वर्ल्ड में कंपैरिजन करें बाय पॉपुलेशन, तो देखें जैसे इंडिया के केस, सदर्न एशिया, सो इट इज़ वेल बिलो 10%. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात आ रही है, वेट डाउन बाय द पॉपुलेशन. साउथ एशिया में देखें तो ये अराउंड 5-6% पे ही आ रहा है, बट वेयर एज आप यूरोप में देखिए तो ये कितना ऊंचा जा रहा है, 35% के अराउंड, राइट. विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड 35%. in North America it's too high, even in sub-Saharan Africa it's too much, right, around 30%. but in India the situation, or the Southeast Asia situation बहुत अच्छी नहीं है, it's less than the 5%, right. so hence as compared to population also representation of women has to increase. so in this context all these acts have been passed. अगर हम वेस्ट से एग्जांपल लें या इंडिया से एग्जांपल, इंडिया में फॉर एग्जांपल 1990 में हमारा जो PRI एक्ट पास हुआ, पंचायती राज एक्ट, उसमें विमेन रिजर्वेशन की बात की गई. सो ये ऑब्जर्वेशन से देखा गया कि जेंडर बेस्ड रिजर्वेशंस हैव अफेक्टेड द डिसीजन मेकिंग पावर इन वेस्ट बंगाल पंचायत, मतलब जहाँ की केस स्टडी की गई. दे ऑब्जर्व दैट व्हेन विमेन आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, तो पंचायत वुड इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वाटर, सैनिटेशन, डायरेक्टली रिड्यूस द ड्रेजरी फॉर विमेन एंड इम्प्रूव द लाइफ आउटकम ऑफ द इंटायर कम्युनिटी. तो ये देखा गया कि जब विमेन प्रधान बनी या विमेन जब एक लीडरशिप पोजीशन में आती हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों में होता है, तो उनका इन्वेस्टमेंट होता है
सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ड्रिंकिंग वाटर पे, उनका फोकस होता है सैनिटेशन पे, उनका फोकस होता है न्यूट्रिशन पे, जिसकी वजह से ना केवल उनके स्वास्थ्य को इम्पैक्ट आता है, महिलाओं के स्वास्थ्य को इम्पैक्ट आता है, बट उनकी जो अगली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जिनके अर्ली लाइफ ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अर्ली लाइफ ईयर्स में अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिला, बीमार नहीं पड़े, तो क्या होगा, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब दिमाग का विकास और अच्छा होगा। तो जब विमेन लीडरशिप पोजीशन में आती हैं तब ये सब तब इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेन। तो ये एक एम्पेरिकल स्टडी से इस्टेब्लिश भी हो चुका है, ये स्टडी से इस्टेब्लिश भी हुआ, इसीलिए वी नीड मोर वीमेन इन दी लीडरशिप पोजीशन, बिकॉज व्हेन दे आर एट द लीडरशिप पोजीशन सच डिसीजंस आर टेकन, राइट। सो कई कंट्रीज के एग्जाम्पल हम एक दो देखेंगे भी कि यहाँ पे क्या होता है कि फेमिनिज्म is infused in the governance from addressing gender-based violence to defense and foreign policy priorities to the sports। मतलब कि जो प्रायोरिटीज़ होती हैं गवर्नेंस की वो काफ़ी प्रो वीमेन प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं और उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को असर पड़ता है। बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाई दिए जाते हैं, स्पेन फीमेल डोमिनेटेड कैबिनेट, जैसे फिनलैंड का एग्जांपल दिया जाता है कि फीमेल कोलिशन बना तो फीमेल डोमिनेंट है। सो इंडिया में अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए हम लोग एक नारी वंदन अधिनियम लेकर आए हैं। इसका डिटेल्स हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम मेनली डिस्कस करना चाहते थे जो अभी लोकसभा आई और उसमें कैसे विमेन रिप्रेजेंटेशन कम है और कैसे 4 विमेन जो हम लीनियर ट्रेजेक्टरी में आगे बढ़ानी चाहिए थी वो थोड़ी सी बैक हो गई है। बट इट वुड वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई जैसे हमारा 2029 का जब इलेक्शन होगा और हमारा एक्ट एक तरीके से नोटिफाई हो जाएगा और किस तरीके से हम इसको 13% को 33% की तरफ बढ़ाते हैं, एंड व्हाट चेंजेस दैट ब्रिंग्स टू द इंडियन पॉलिटी, राइट, वेदर द न्यू फेसेस कम अप और जो हमारे जो एग्जिस्टिंग लीडर हैं उन्हीं की पत्नी, बेटियां, बहुएं, ये सब आती हैं। सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द डेवलपमेंट्स इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। सो विद दिस वी फिनिश आवर सेशन। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं देन आई वुड इनकरेज यू टू राइट दिस ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपना राइट द परफेक्ट ऐसे, इफ़ यू वांट यू कैन राइट सम की पॉइंट्स ऑल्सो, और हम लोग उससे डिस्कस कर सकते हैं जिससे कि व्हेन वील डिस्कस वी कैन कम अप विद अ गुड पॉइंट्स एंड यू कैन राइट इट अगेन। सो द टॉपिक इज थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। अच्छा टॉपिक है कि मतलब हम सोचना तभी शुरू करते हैं जब एक अपोजिट पार्टी होती है। तो बहुत अच्छे एग्जांपल्स आप सोचिए और इसको कैसे वी हैव टू अप्लाई एंड हाउ वी हैव टू राइट। इट्स अ गुड essay and we should attempt such essays because in the coming time such essays are being asked, right? So with this we finish our session. I'll see you in the next session. Thank you.